भाइयों और बहनों, साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज साथियों, हमारे मुलाकात का जो विषय है वो बहुत सीरियस है, पर आपसे प्रार्थना है कि इसे सीरियसली न लीजिएगा। खेलों में राजनीति या राजनीति का खेल, इस विषय से आज हम अपनी समझ को कि दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। भारत की एक बहुत पुरानी विद्या है, खेलों की विद्या है मल्ल युद्ध। और महाभारत जो हुआ था वो भी मल्लों के बीच में लड़ा गया था। युद्ध जब भी होता था तो ये पहलवानों के और शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के बीच में हुआ करता था। और जब युद्ध नहीं होता था तो शरीर को अपने साधने के लिए, उसे सुचारू बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेलों का सहारा लिया जाता था। फिर एक समय हिंदुस्तान में से गुजरते हुए जब हम इंडिया में आए तो हमको सुनाई देने लगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। और हम खेलों को बहुत नॉन सीरियसली लेने लगे। मेरा मानना ऐसा नहीं था, क्योंकि खेल जीवन में अनुशासन लाता है, खेल नेतृत्व पैदा करता है। और मैं अपने समर्थन में, इस विचार के समर्थन में, विंस्टन चर्चिल, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद को संभाला था और जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय उसको भी दिया गया था, उनके एक स्टेटमेंट से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, दुनिया जीतने वाले हमारे सेनापति हमारे स्कूलों के खेलों के मैदान में तैयार हुए हैं। उन्होंने स्कूल को, एजुकेशन को और खेल के मैदान को जोड़कर जो कॉकटेल बनाया, उसने उन्हें विश्व विजेता सेनापति और एडमिनिस्ट्रेटर और एडवेंचर दिए, जिसके बूते पे उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करी। तो खेल अनुशासन लाता है, खेल ईमानदारी लाता है, खेल नैतिकता लाता है। जैसे अभी आप लोग कबड्डी लीग देख रहे होंगे, उसमें कैमरे में आए या ना आए, क्या खिलाड़ी छुआ गया या नहीं छुआ गया, कितने छुए गए रेड में, वो अपने आप को आउट कर लेते हैं, खुद बता देते हैं कि हम छुए गए। तो ये जो ईमानदारी है, ये भी खेलों से डेवलप होती है। अब हिंदुस्तान में तो जब हम इंडिया में आते हैं, और तो यह एक लोकतंत्रीय व्यवस्था है, इसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अब सरकार चुनी जाती है, राजा चुना जाता है हमारे वोटों से। जो जीत जाता है वो पक्ष में बैठता है, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है। और लोकतंत्र के अंदर एक बहुत मूल चीज है अपनी बात को कहने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। अब चूंकि हिंदुस्तान की सत्ता दिल्ली में है तो विरोध का भी स्थान वहीं कहीं आसपास होगा, तो वो है जंतर मंतर पे। जयपुर के राजा ने जो वहां वेदशाला बनाई थी, यंत्र मंत्र, जंतर मंतर जिसे हम कहते हैं, उसके पास में एक सड़क है जहां अलग अलग सीजन में अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से अपने विरोध प्रकट करने के लिए सरकार के जाते हैं। कुछ सुबह को जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, कुछ 2 दिन रुक जाते हैं, कुछ 3 दिन रुक जाते हैं, जिसकी जैसी मांग होती है। और जब तक वो या तो आश्वासन पे उठ जाता है, या वो भगा दिया जाता है, या वो जब तक उसकी मांग पूरी ना हो तब तक रुकता है। जैसे कि जंतर मंतर पे मैंने आपको एक बार बताऊं, एक साहब को देखा, उन्होंने बैनर लगा था, जब तक चीन तिब्बत को खाली नहीं करेगा तब तक मैं धरने पे रहूंगा। तो इस विषय की वजह से मुझे समझ में आ गया कि इसका पोता भी यहां से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि चीन तिब्बत को खाली करेगा तब ये यहां से जाएगा। तो उसने अपने रहने की स्थायी जगह बना ली थी। उसी जंतर मंतर पर अभी महिला पहलवान और बहुत सारे पहलवान इकट्ठे हुए, और उन्होंने, ये सब मेडल विनर्स थे, ये देश की शान है, बेटियां जो मेडल जीत के लाई ओलंपिक में और एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में और विभिन्न इंटरनेशनल गेम्स में हिंदुस्तान का उन्होंने झंडा लहराया, और पहलवान भी वहां थे। तो इन लोगों ने वहां पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के
मुखिया जो है 11 साल से जो मुखिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, अब वो बीजेपी के एमपी हैं, एक टाइम पे वो समाजवादी पार्टी के भी रहे थे और बहुत ही दबंग व्यक्ति हैं। छात्र राजनीति से ही जो उन्होंने अयोध्या में शुरू करी थी, वहीं तमाचेबाजी से लेकर तमंचेबाजी तक और बम से लेकर एसपी पे रिवॉल्वर तानने तक लेकर उन्होंने जो है अपने विभिन्न कारनामे किए। और पिछले 11 साल से वो रेसलिंग फेडरेशन, पहलवानों को संभालने, देखिए पहलवानों को संभालने के लिए इतने ही दबंग की जरूरत पड़ेगी कि मुझ जैसे व्यक्ति से आप ये कहो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संभाल लो, तो कैसे संभाल लूंगा? आप भी नहीं संभाल सकते, तो ऐसा ही व्यक्ति पहलवानों को संभाल सकता है। वो उस पर विराजमान थे। अभी ये जो पहलवान वहां जमा हुए, जिसमें कि हिंदुस्तान की शान, भारत की महिला शक्ति की पहचान विनेश फोगाट जो है, वो आंसुओं से रो पड़ी और पूरा देश उद्वेलित हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग जो है, उनके राज में इंटरनेशनल फेम हासिल करने वाली, शान बढ़ाने वाली हमारी बेटियां सड़क पे आके रो रही हैं, तो राष्ट्र थोड़ा सा चिंतित सा हुआ। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कई आरोप लगाए, प्रताड़ना के लगाए, भेदभाव के लगाए, मनमर्जी के लगाए, भाई भतीजावाद के लगाए, और सबसे बड़ा लगाया यौन शोषण का। 1-2 दिन के अंदर यह सुनाई देने लगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कुछ क्यों नहीं कर रहे। देखिए, अगर यौन शोषण हुआ है तो अपराध हुआ, और अपराध हुआ है तो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के अंदर एफआईआर है। एफआईआर अगर नहीं थाना लिख रहा क्योंकि दबंग व्यक्ति है, तो आप बड़े पुलिस ऑफिसर पे चाहिए, अगर वो उसके ऊपर भी हावी है तो अदालत में जाइए, और नहीं तो हाई कोर्ट के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कोई भी इस समस्या को देखते हुए, क्योंकि ये गंभीर है, स्वतः संज्ञान, सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले सकती थी। लेकिन ऐसा ना करने के बजाय ये सीधे जंतर मंतर पे बैठकर जब इन पहलवानों ने करा, तो इसके पीछे खेलों की नीति नहीं थी, इसके पीछे खेलों की भलाई नहीं थी। अगर खेलों की भलाई होती तो अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार ने सारे विभागों में, सरकारी विभागों में खेल कोटा खत्म कर दिया। देखो, इस गेम जो है, खेल जो है, वो राष्ट्रीय चरित्र से जुड़ा हुआ है, चरित्र का डेवलपमेंट करता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पॉलिसी का मैटर होना चाहिए। और पूरे दुनिया में भारत का झंडा जो लेके चल रहे हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी चल रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ियों की सरकार को चाहिए था कि वो स्टेट प्रोटेक्शन बढ़ाती और साथ ही साथ वो इसको डबल करती, ऐसी नीतियां बनाती जो पूरा देश फॉलो करता और भारत एक खेल शक्ति के रूप में उभर कर आता। लेकिन इन्होंने उसका उल्टा किया, वहीं गंगोत्री पे ही गंगा को सुखाने की कोशिश करने लगे ये लोग, और इन्होंने हरियाणा के अंदर भी स्टेट प्रोटेक्शन को खत्म करा। अब इस बात से चिंतित होकर यूपी की एक संस्था है, संस्था क्या है, एक समूह है, खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह है, जिसमें करीबन कई हजार पहलवान हैं मुख्यतः, लेकिन वो सारे खेलों की बात करते हैं। उनका नाम है संयुक्त खेल मोर्चा। विनोद पहलवान जी जो हैं वो उसके संस्थापक हैं, और ये आधी सोई और आधी जागी संस्था है। ये कई साल से कार्यरत है, लेकिन जितना परिणाम, जितने साधन और जितनी बड़ी समस्या को ये संबोधित कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। लेकिन जब ये कोटा खत्म हुआ तो ये चिंतित हुए, और इन्होंने हरियाणा के अंदर प्रख्यात खिलाड़ियों से, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मुलाकात करी कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। तब सिर्फ और सिर्फ विजेंद्र सिंह, इंटरनेशनल बॉक्सर, अपने कोच जगदीश सिंह जी के दिशा निर्देश कहो, सहयोग से कहो, प्रोत्साहन से कहो, योग्य गुरु योग्य चेला खेलों के लिए सड़क पर उतर कर आए, और उन्होंने हिसार में भी एक लंबा मार्च करा, ज्ञापन दिया। वो सोनीपत में भी बहुत दूर तक पैदल चले, ज्ञापन दिया। तो सरकार ने उस खेल कोटे को बहाल करने की घोषणा कर दी। अब एक तो ये नेता झूठे, और ऊपर से आईएएस निकम्मे। उन्होंने क्या किया कि जब खेल कोटा बहाल करने की घोषणा करी और जब उसका गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जीओ निकाला, तो उसमें बहुत सारे विभागों का जिक्र ही नहीं करा। कुछ ही विभागों में उन्होंने खेल कोटे को बहाल करा। इसके विरोध में 10 जनवरी से पंचकुला हरियाणा में बहुत सारे खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन में आ गए। ये विनेश फोगाट वहां भी नहीं गई, ये बजरंग पूनिया वहां भी नहीं गए।
क्योंकि इन्हें खेल से लेना देना नहीं था। इनकी कहीं पे नजर है, कहीं पे निगाहें, और कहीं पे निशाना है इनका। इनकी निगाहें कहीं है, इनका निशाना कहीं और है। इन्होंने एक गलत मुद्दे पे, ये दोनों गलत है। मैं आपको एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं, अगर दो सही आदमी लड़ रहे हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, कूद पड़िए और दोनों को समझाइए कि तुम दोनों सही हो तो तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। और अगर एक सही है और एक गलत है तो चाहे सही कितना ही कमजोर क्यों ना हो, गलत कितना ही जबर क्यों ना हो, आप सही के साथ खड़े हो जाइए। और अगर दो गलत लड़ रहे हो और गलत बात पे लड़ रहे हो तो उन्हें दूर से प्रणाम करके निकल लेना चाहिए। ये लड़ाई, ये जो लड़ रहे थे, ये दोनों के दोनों गलत लोग गलत मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे। उनकी नीयत साफ नहीं थी खिलाड़ियों की, वो कह कुछ रहे थे, चाह कुछ रहे थे। और यहां जिनके हाथ में जिम्मेवारी सौंपी गई है उनके ऊपर अगर इस तरीके के आरोप आ रहे हैं, चाहे उसमें यौन शोषण ना भी इन्वॉल्व हो, अगर उससे खेल प्रभावित हो रहा है तो बहुत सारे लोग हैं उसे चलाने के लिए। तो सरकार को या बीजेपी को या फेडरेशन को ये ना मानते हुए कि भाई इससे जो है हमारे अहंकार पे चोट लग रही है या हम हार रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को खुद ही कह देना चाहिए था, ठीक है आप जांच करा लीजिए, तब तक मैं बाहर हूं। तो ऐसा ना करके भी उन्होंने भी उसका युद्ध का और एक कदम आगे बढ़ के कहा कि इसमें तो एक ही जाति के खिलाड़ी हैं, एक ही जाति के पहलवान हैं जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर कुश्ती के पहलवान विरोध करने के लिए सड़क पर आएंगे तो वो जिस जाति का आप जिक्र कर रहे हैं उसी के तो आएंगे। कोई जैन क्यों आएगा, कोई अग्रवाल क्यों आएगा, कोई गुप्ता क्यों आएगा। तो ये जो जाति वाला एंगल आपने इसके अंदर जोड़ा, ये खेलों में राजनीति होने लगी है। खेल की राजनीति से शुरू हुए थे, अब खेलों के साथ राजनीति होने लगी है। और हम अब आपसे समझ चुके होंगे कि तथ्य तो ये है, कौन है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या इनके अपने स्वार्थ हैं और क्या ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हैं। अब आप ही इस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हर मामले को सड़क पर लाकर निपटाना अराजकता को जन्म देता है। और खिलाड़ी अनुशासित होते हैं, काम करने का एक तरीका होता है। खिलाड़ियों को अगर कोई शिकायत है तो उसे सही प्लेटफॉर्म पर उठाएं, सही तरीके से उठाएं। हम भी उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह से सड़क पर उतरकर इन कार्यों को करने में, और वो भी गलत कारणों से, तो हम आपके साथ कैसे खड़े हों ये बात आप हमें बताएं। अगर इसी तरीके की मुलाकातें और बहुत सारे विषयों पे हमारी होती रहें, आप ऐसा चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, जब तक आप नहीं होंगे तो मुलाकात किससे होगी। तो इसी के साथ जिए हिंदुस्तान।